एवरीवन, आज की वीडियो में हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ने वाले हैं। गाइस, आयोनाइजेशन पोटेंशियल को आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है और हम इस एनर्जी को किस में मेजर करते हैं और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। प्लस हम देखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है और इसके ट्रेंड्स क्या होते हैं, मतलब डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है और अक्रॉस द पीरियड जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है। ठीक है, सो द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए होती है फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम। एक न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ताकि वो न्यूट्रल गैसियस एटम कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिवली चार्ज्ड गैसियस आयन में, उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी होता है दूसरे नाम से दे देते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या होता है। तो याद रखिएगा, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहते हैं और आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी कहते हैं। ठीक है, तो गाइस अगर कोई भी एटम है तो एटम में से जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो जो एनर्जी उस एटम को चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ताकि वो पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन बन जाए, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है गाइस, एक एग्जांपल से हम समझते हैं। मान के चलिए M कोई भी एटम है, ठीक है, और ये किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में। ठीक है, अब इसको जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ये एनर्जी लेगा, ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, M पॉजिटिव में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो इस ये एलिमेंट को रिक्वायर्ड है। गाइज यहाँ पे जो M है वो कोई भी एलिमेंट है, यहाँ पे जो M है वो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है, जो अपनी गैसियस स्टेट में और न्यूट्रल है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ना इसने इलेक्ट्रॉन लूज करे ना इसने इलेक्ट्रॉन गेन करे। ठीक है, अब इसको एनर्जी मिल रही है, तो ये एनर्जी कौन सी है, आयोनाइजेशन एनर्जी। जब इसको ये एनर्जी मिली तो इसमें से इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, रिमूव हुआ। तो गाइस एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है तो पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो गाइस ये हो गई आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम मेजर करते हैं, मेजर इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम। ठीक है गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स पर एटम में और इसकी एसआई यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी को मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में और इसकी एसआई यूनिट होती है किलो जूल पर मोल। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे कि जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। गाइस, आयोनाइजेशन एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, फर्स्ट एटॉमिक साइज एंड सेकेंड न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, तो याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी दो चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, एटॉमिक साइज एंड न्यूक्लियर चार्ज। गाइस, अगर हम सबसे पहले एटॉमिक साइज की बात करते हैं, ठीक है, तो गाइस एटॉमिक साइज जितना बड़ा होगा, ठीक है, एटम का जो साइज है वो जितना बड़ा होगा, तो गाइस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा। क्यों? क्योंकि
क्योंकि साइज अगर बड़ा है तो ऑब्वियसली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो कम होगा, ठीक है। तो गाइस इजीली इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, रिमूव हो सकते हैं, मतलब कम एनर्जी देने पर ही इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अगर एटॉमिक साइज ग्रेटर है, ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर होगा, ठीक है। अगर एटॉमिक साइज ग्रेटर है तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो लेसर होगा। तो गाइस जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो कैसी होगी, लेसर होगी, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रक्चर से समझते हैं, ठीक है। देखिए गाइस, देखिए ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस, ये एटम है और इसमें मैंने अभी एक ही इलेक्ट्रॉन शो करा है आउटरमोस्ट शेल में, ठीक है। तो गाइस साइज अगर जितना बड़ा होगा, ठीक है, साइज जितना बड़ा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच वो उतनी ही कम होगी, ठीक है। गाइस अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इजीली ये जो इलेक्ट्रॉन है वो रिमूव हो सकता है कम एनर्जी देने पर ही, ठीक है। अगर मान के चले यहाँ पे ये आउटरमोस्ट शेल नहीं होती, ये वाली सिर्फ 2 शेल प्रेजेंट होती, ठीक है। अगर 2 शेल प्रेजेंट होती गाइस, तो अगर इस वाले शेल में ये इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता तो इसके ये वाला न्यूक्लियस और इस वाले इलेक्ट्रॉन के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो ज्यादा होगी एज कंपैरिजन टू ये वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो गाइस इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपैरिजन टू दिस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो याद रखिएगा कि अगर साइज जितना बड़ा होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो उतनी कम होगी, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो इजीली जो इलेक्ट्रॉन है वो कम एनर्जी देने पर ही रिमूव हो जाएंगे, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, लेसर होगी, ठीक है। देन सेकंड आता है न्यूक्लियर चार्ज। गाइस अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर है, ठीक है, तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो भी कैसी होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। गाइस अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है वो ज्यादा है तो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी, और अगर ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इजीली रिमूव नहीं हो पाएंगे, हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करने के लिए। तो गाइस आयोनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी, ग्रेटर होगी, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा है तो ऑब्वियसली ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो गई तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस याद रखिएगा आयोनाइजेशन एनर्जी 2 चीजों पे डिपेंड करती है, एक एटॉमिक साइज और एक न्यूक्लियर चार्ज। अगर एटॉमिक साइज ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती है, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होती है, ठीक है। गाइस अब हम देखेंगे कि ट्रेंड्स क्या होते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी के, मतलब अक्रॉस द पीरियड जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है और डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है। चलिए गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो गाइस अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं तो गाइस जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी, ठीक है। अक्रॉस द पीरियड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होगी, क्यों, क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है एंड
न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है गाइस, अक्रॉस द पीरियड जब हम जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज होता है वो डिक्रीज करता है और न्यूक्लियर चार्ज क्या करता है, इंक्रीज करता है। अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज कर रहा है तो गाइस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करेगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर इंक्रीज करती है तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, और अगर हम ज्यादा एनर्जी दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हम आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा कर रहे हैं, तो गाइस आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो याद रखिएगा अक्रॉस द पीरियड जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होता है। तो गाइस अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो डिक्रीज करेगी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज। क्यों? बिकॉज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। गाइस जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ जाती हैं। नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा, और अगर एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है तो गाइस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाएगा तो हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो डिक्रीज करती है। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा अक्रॉस द पीरियड जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है और डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ठीक है गाइस, अब हम टेबल देखते हैं और टेबल से समझते हैं कि अक्रॉस द पीरियड जाने पे कैसे इंक्रीज होती है और डाउन द ग्रुप जाने पे कैसे डिक्रीज होती है। चलिए गाइस टेबल में देखते हैं। तो टेबल में हम सेकेंड पीरियड देखते हैं। ठीक है, तो गाइस सेकेंड पीरियड में जो एलिमेंट है वो है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो गाइस ये सारे एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में। अब हम इनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? क्योंकि गाइस जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है गाइस, आपको यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जो बेरिलियम है ये आता है सेकेंड ग्रुप में। ठीक है, और जो नाइट्रोजन है ये आता है 15th ग्रुप में। गाइस आपको ये चीज याद रखनी है कि जो सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं और सेकेंड ग्रुप के जो एलिमेंट है इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी 13 ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होती है और 15 ग्रुप के एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी 16th ग्रुप के एलिमेंट से ज्यादा होती है। ठीक है गाइस, ये एक्सेप्शन होता है, ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। आपको एक हिंट दे देती हूँ यहाँ पे मैं, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हाफ फिल्ड होते हैं, इस वजह से इनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होती है। ये आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गाइस अब हम इनको अरेंज करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो गाइस सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी लिथियम की, लिथियम के बाद होगी बोरॉन की। ठीक है, बोरॉन के बाद बेरिलियम की ज्यादा होगी। क्यों? अभी आपको एक्सेप्शन बताया, बेरिलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी बोरॉन से क्या होगी, ज्यादा होगी। देन कार्बन, देन ऑक्सीजन। गाइस पहले ऑक्सीजन आएगा, ठीक है, फिर नाइट्रोजन आएगा। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की ऑक्सीजन से ज्यादा होगी, अगेन एक्सेप्शन है यहाँ पर। देन फ्लोरीन एंड देन नियॉन। ठीक है, तो गाइस अगर हम सेकेंड पीरियड की बात करते हैं तो सेकेंड पीरियड में लिथियम की सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी है, लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है, और गाइस नियॉन की सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, ग्रेटेस्ट, अगर हम सेकेंड पीरियड की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा पीरियड
में जब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। यहाँ पे 2 एक्सेप्शन है, एक सेकेंड ग्रुप में और एक 15 ग्रुप में, ठीक है गाइस। अब हम देखते हैं डाउन द ग्रुप, ठीक है। डाउन द ग्रुप हम फर्स्ट ग्रुप ले रहे हैं, तो हम देखते हैं डाउन द ग्रुप जाने पर आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे चेंज हो रही है। तो गाइस आप लोगों को पता है डाउन द ग्रुप जाने पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो गाइस फर्स्ट ग्रुप में अगर हम बात करते हैं तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम, ठीक है। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आते हैं फर्स्ट ग्रुप में। गाइस फर्स्ट ग्रुप में जब हम ग्रुप में फ्रॉम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी? लिथियम की, फिर सोडियम की, देन पोटाशियम, रुबिडियम एंड सीजियम। तो गाइस डाउन द ग्रुप जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इसका मतलब लिथियम की ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगी और सीजियम की कम आयोनाइजेशन एनर्जी होगी, ठीक है। तो गाइस ये चीज याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछे जाने हैं। आपको क्वेश्चन में दे देंगे एलिमेंट्स लिखकर, आपको अरेंज करना होगा या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। अच्छा गाइस अगर हम टेबल में देखते हैं तो क्या आप सोच सकते हैं कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? गाइस टेबल में देखिए और सोचिए कि सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी पूरी टेबल में किसकी होगी। तो गाइस जो हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है पूरी टेबल में, तो गाइस सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की, ठीक है। पूरी टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की, क्योंकि गाइस हीलियम एक इनर्ट गैस है, ठीक है। इसको सबसे ज्यादा एनर्जी हमें देनी होगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए, क्योंकि गाइस जितनी भी इनर्ट गैसेस होती हैं इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इनर्ट गैस ऑलरेडी स्टेबल होती है, तो इन्हें हमें ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देनी होगी ताकि इलेक्ट्रॉन रिमूव हो सके। तो गाइस सबसे ज्यादा जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो होती है हीलियम की। अब सोचिए कि सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी टेबल में किसकी होगी? तो गाइस सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है टेबल में सीजियम की, ठीक है। सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सीजियम की। क्यों गाइस? क्योंकि अगेन फर्स्ट ग्रुप में तो आ ही रहा है और सबसे बड़ा साइज है, ठीक है। साइज बड़ा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, तो कम से कम एनर्जी हमें देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए। तो गाइस याद रखिएगा टेबल में हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है हीलियम की और लीस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है सीजियम की, ठीक है। तो गाइस ये हो गया हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।